दोस्तों, क्या मैं आपको आतंकवादी नजर आता हूं? क्या पत्रकार देशद्रोही होते हैं? क्या कोविड काल में भारत सरकार की किसी नीति की आलोचना करना आतंकवाद को बढ़ावा देना है? क्या भारत सरकार की, मोदी सरकार की किसी एक योजना की आलोचना करना देशद्रोह का काम है? क्या किसान आंदोलन का समर्थन करने का मतलब बगावत करना है? क्या मोदी सरकार के कामकाज पर टिप्पणी करना झूठा नैरेटिव स्थापित करना है? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज़ क्लिक के खिलाफ उनके फाउंडर संपादक प्रबीर पुरकायस्था और एक और एचआर के हेड के खिलाफ जो यूएपीए के तहत अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज की है, वो क्या जायज़ है? जिसमें जिस ढंग से आरोप लगाए गए हैं, क्या वाकई में वो यूएपीए के तहत आते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। पूरी एफआईआर की स्टडी करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल उठता है कि मोदी सरकार क्या सचमुच अब बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है? क्या मोदी सरकार सचमुच अपनी आलोचना नहीं सहन सकती? इसीलिए न्यूज़ क्लिक के खिलाफ यूएपीए लगाया गया है, ताकि इसकी धाराएं इतनी सख्त हैं कि लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है, जमानत नहीं मिलती है। अब ये देखिए, एफआईआर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू मैं आपको बताता हूँ। एफआईआर क्या कहती है? एफआईआर कहती है कि न्यूज़ क्लिक ने किसान आंदोलन को संरक्षण दिया और ये संरक्षण देकर विदेशों से जो पैसा आया उसके बल पर संरक्षण दिया, और संरक्षण देकर किसानों को संपत्ति का नुकसान करने के लिए बहकाया या उकसाया। इससे भारत की जनता को जो आवश्यक सेवाएं मिल रही थी उसमें बाधा पड़ी, उसमें रुकावट आई, सप्लाई डिस्टर्ब की गई। इसीलिए उन पर यूएपीए लगाया जाता है। अब डिस्रप्शन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज, ये कैसे यूएपीए के तहत आ गई, ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 15A/3 ये यूएपीए के तहत डिस्रप्शन की एक परिभाषा देता है। इसके अनुसार जो डिस्रप्शन है, जो रुकावट है, वो बाधा कैसे पैदा होती है, कैसे उत्पन्न होती है? वो कोई आंदोलन हो रहा है, सड़क जाम कर दी, शाहीन बाग वाला मसला हो गया या किसान आंदोलन वाला हो गया, उससे नहीं होता है। डिस्रप्शन सप्लाईज में, सर्विसेज में डिस्रप्शन पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि बम फटे, बम हो, डायनामाइट का इस्तेमाल हो, अन्य घातक विस्फोटों का इस्तेमाल किया गया हो, आग ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल हो, हथियारों का इस्तेमाल हो, जहरीली गैस को काम में लिया गया हो, घातक रसायन जैसे बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर, ये सब फिर टेररिस्ट एक्ट के तहत आता है। तो किसान आंदोलन को इससे जोड़कर देखा गया, तो ये कैसे आ गया? एक और चीज़ है, ये जो एफआईआर कहती है कि सीक्रेट इनपुट मिले ईमेल के जरिए जो बताते हैं कि कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को जानबूझकर भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया। जानबूझकर नहीं दिखाया गया, इस पर कार्रवाई हो सकती है बिल्कुल, लेकिन यूएपीए के तहत ये मामला आता है नहीं आता है, आप तय कीजिए। क्योंकि ये जो एक्ट है 1994 में यूएपीए नहीं था, टाडा हुआ करता था। तो टाडा में भी जो करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला था, उसमें कोर्ट ने कहा था कि जो टाडा है, टेररिज्म कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ए मियर डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी सामान्य कुछ जो अमन चैन या शांति है उसमें मामूली सा डिस्टर्बेंस आ जाए या लोगों की जिंदगी में भी डिस्टर्बेंस आ जाए एक लोकेलिटी विशेष को लेकर, यानी एक इलाके विशेष में, तो भी ये टेररिस्ट एक्ट नहीं कहलाएगा।
जबकि टेररिस्ट एक्ट का मतलब है बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो, बहुत बड़े पैमाने पर बड़े इलाके में इसका असर हो और वो एक्सटर्नल फोर्सेस द्वारा किया गया हो, विदेशी ताकतों की इसमें भूमिका हो, सीमा पार से आया हुआ हो, एंटी नेशनल लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो और इससे भारत की जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाए, भारत की पूरी संप्रभुता खतरे में आ जाए। और क्या अब किसान आंदोलन को लेकर ये सारी चीजें कही जा सकती हैं या शाहीन बाग को लेकर भी इस तरह की बातें कही जा सकती हैं कि जिससे भारत की एकता, अखंडता, इंटीग्रिटी, यूनिटी ये सब खतरे में पड़ गई थी? आप अपना अंदाजा लगाइए। इसके अलावा ये एफआईआर कहती है कि चीन से अलग अलग रास्तों से, गोपनीय रास्तों से पैसा आया, पेड न्यूज हुई और इसमें जानबूझकर भारत सरकार की जो घरेलू नीतियां हैं उनकी एक गलत मंशा से आलोचना की गई, भारत में जो परियोजनाएं चल रही हैं उनकी आलोचना की गई और चीन की नीतियों को, चीन की पॉलिसीज को बढ़ावा दिया गया। इसी तरह ये एफआईआर कहती है कि न्यूज क्लिक ने झूठे नैरेटिव को बढ़ावा दिया ताकि भारत सरकार यानी मोदी सरकार ने जो कोविड-19 महामारी को काबू में लाने की कोशिशें की थी उनको बदनाम किया जा सके। हो सकता है ऐसा किया गया हो, लेकिन क्या ये यूएपीए के तहत आ जाएगा? क्या भ्रामक झूठा नैरेटिव गठन किया गया दवा कंपनियों को लेकर, भारत सरकार की नीतियों को लेकर, डेवलपमेंट इनिशिएटिव को लेकर और इसके लिए एंटी नेशनल देशद्रोही ताकतों के साथ एक साजिश रची गई, उनके साथ एक षड्यंत्र रचा गया। ये बात कही गई है इस न्यूज क्लिक के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है उसके जरिए। इसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि जो चीन की जो आप जानते हैं Xiaomi और एक और कंपनी है जो मोबाइल फ़ोन बनाती है, उनके खिलाफ कोई भारत सरकार ने एक्शन लिया था। तो कहा जा रहा है कि न्यूज़ क्लिक ने विदेशों से पैसा आया और उसके बल पर भारत में न्यूज़ क्लिक ने लीगल एक वकीलों की टीम तैयार की जिन्होंने Xiaomi का मुकदमा लड़ा। Xiaomi कह रही है कि हम इससे ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना, हम इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और जो कुछ Xiaomi के बारे में एफआईआर में कहा गया है, जो आरोप लगाए गए हैं, हम इनका मजबूती से खंडन करते हैं। Xiaomi अपना बिजनेस के ऑपरेशन के लिए अलग से उसकी अंदर एक उनकी एक कमेटी है जो ये तय करती है और भारत में या जिस भी देश में वो अपना व्यापार करती है वहाँ के नियम कानून, लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ के कानूनों का वो सम्मान करती है। किसी भी तरह की जो षड्यंत्र का जो आरोप लग रहा है ये पूरी तरह से आधारहीन है। इसमें आगे कहा जा रहा है कि पुरखास्ता ने पीपल अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म PADS 2019 के जो जब लोकसभा इलेक्शंस थे, इनके साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी रची। इसके लिए चीन से भारी तादाद में पैसा आया और इस कॉन्स्पिरेसी रची ताकि भारत मोदी सरकार की नीतियों की, मोदी सरकार के प्रोजेक्ट्स की, मोदी सरकार की और योजनाओं की आलोचना की जा सके, उनको बदनाम किया जा सके और चीन सरकार की नीतियों की तारीफ की जा सके। ये कुछ मोटे तौर पर आरोप लगाए गए हैं। तो ये बड़े आरोप बड़े गंभीर किस्म के हैं और इनका आधार क्या है ये बताया नहीं गया है, सबूत क्या है ये बताया नहीं गया है, जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका लगी थी। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस से कहा कि आप आधार लेकर तो आइए, आप बताइए तो सही किस बेस पर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और अपनी केस डायरी आप मंडे को कोर्ट में प्रोड्यूस करें। और जो जिनके खिलाफ UAPA लगाया गया है, PMLA भी लगाया गया है, उनको कॉपी दिया जाना, लिखित में कॉपी दिया जाना ज़रूरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताज़ा फैसले में कहा है। तो उस आदेश की भी पूर्ति हो, ये इस बात का भी वकालत
ये याचिकाकर्ता जो परवीरपुर कायस्थ हैं उनके वकील कपिल सिब्बल ने की है। तो ये अपने आप में बड़े गंभीर किस्म के आरोप हैं। मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए।